नमस्कार, अपडेट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा पर। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। तिरुचिरापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। लक्षद्वीप में एक सार्वजनिक समारोह को करेंगे संबोधित। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 14.97 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। सिर्फ दिसंबर में ही 10% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन से जुटे 1.65 लाख करोड़। लगातार 10 महीनों से जीएसटी का मासिक कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को दी मंजूरी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध। अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा करने पर दल को भुगतान नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में देश के पहले संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज देश की आधी आबादी रूढ़िवादी विचारों की बेड़ियों से हो चुकी है आजाद। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से महिलाएं हर क्षेत्र में कमा रही नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से पिछले 10 सालों में अलग अलग सेक्टर्स में हुई देश की प्रगति पर मांगी राय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर मांगा गत 10 वर्षों पर जनता का फीडबैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और राज्य को 19,850 करोड़ से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पहुंचेंगे। वहां तिरुचिरापल्ली के भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वो जन समूह को भी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विमानन, रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। ये टर्मिनल भवन 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुख सुविधाएं और अन्य कई विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री अनेक रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ 2, ऑटोमोबाइल निर्यात आयात टर्मिनल 2 और कैपिटल ड्रेजिंग चरण 5 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज तिरुचिरापल्ली में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। डीएफआरपी 400 करोड़ रुपए की लागत से अद्वितीय डिजाइन से निर्मित किया गया है, जो दुनिया में अपने किस्म का अनोखा है और ये फास्ट रिएक्टर से निकलने वाले कार्बाइड और ऑक्साइड दोनों ईंधनों को पुनः संसाधित करने में सक्षम है। दोपहर बाद करीब 3:15 बजे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचेंगे। वहां वो अगात्ती में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। आप इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से पिछले 10 सालों में अलग अलग सेक्टर्स में हुई देश की प्रगति के बारे में उनका फीडबैक मांगा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 सालों में भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति के बारे में अपनी राय साझा करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं। नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया सीधे मेरे साथ साझा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लिंक भी शेयर किया है। ये सर्वेक्षण राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि लोग सरकारी कार्यक्रमों, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों और संसद सदस्यों के कार्य निष्पादन जैसे अनेक मुद्दों पर अपना फीडबैक साझा कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस सर्वेक्षण में भाग लेने और नए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का लोगों से आग्रह किया। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री आज से शुरू होगी। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त की बिक्री 2 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। ये वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते से भुनाया जा सकता है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन पाने के पात्र हैं। केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया है। गोल्डी फिलहाल कनाडा के ब्रम्पटन में रह रहा है। वो बबर खालसा इंटरनेशनल से संबंध है। गृह मंत्रालय ने कहा कि गोल्डी अनेक हत्याओं में शामिल रहा है। वो राष्ट्रीय नेताओं को धमकी भरे फोन कॉल्स के जरिए फिरौती मांगा करता है। मंत्रालय के अनुसार ये आतंकी उच्च ग्रेड के हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की तस्करी में भी लिप्त है। गोल्डी और उसके सहयोगी ने पंजाब में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था में बाधा डालने के लिए तोड़फोड़, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकी कार्रवाइयों और लक्षित हत्याओं को भी अंजाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड और शून्य आतंक योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के साथ साथ विकास पहलों की भी समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं को सशस्त्र बलों में उनका उचित स्थान दिलवाया है, जो वर्षों से उपेक्षित रही थी। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल को उन लड़कियों के लिए आशा की किरण बताया जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इतिहास में वो स्वर्णिम क्षण था जब हमने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश लेने को स्वीकृति प्रदान की। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आज देश की महिलाएं न केवल लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बल्कि वो सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही हैं। सब यहाँ पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवियों सज्जनों कि आप सभी संत भी उत्तर प्रदेश में एक विशेष वातावरण का अनुभव आप निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि
उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। वह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उससे जनता के मन में तो सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जानबूझकर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ हमारे संतों के मन में भी यह भाव आया है कि जब तक वे लोग आपकी शासन व्यवस्था में रहेंगे, प्रदेश के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वह निरंतर चलता ही रहेगा। षष्ठी पूर्ति महोत्सव में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आधी आबादी रूढ़िवादी विचारों की बेड़ियों से आज़ाद हो चुकी है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का परिणाम है कि महिलाएं न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, सेना में भी शामिल होकर मिसाल पेश कर रही हैं। देश के अंदर सैनिक स्कूलों की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है, इस नाते में वहां गया था। और उस समय मैंने वहां पूछा था, मैंने कहा यहाँ पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो। और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। दूसरा, सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र को प्राप्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुई। और इसलिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि लखनऊ का हमारा सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है, जिनमें से 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त बनने वाले विद्यालय हैं, जो पहले से ही पूर्ववर्तीय पैटर्न के तहत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन के मामले में एक अच्छी खबर सामने आई है। दिसंबर में जीएसटी संग्रह में 10% का उछाल आया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर में कुल 1,64,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2023 तक ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 12% का उछाल आया है। इस दौरान कलेक्शन 14,97,000 करोड़ रुपए हो गया है। सकल जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि यानी कि अप्रैल दिसंबर 2022 में 13.40 लाख करोड़ रुपए था। दिसंबर 2023 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,64,882 करोड़ रुपए है, जिसमें से सीजीएसटी 30,443 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 37,935 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 84,255 करोड़ रुपए और उपकर 12,249 करोड़ रुपए है। ये इस वर्ष का अब तक का 7वां महीना है जिसमें जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत की पुण्यतिथि है। इन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में बलीराम भगत का कार्यकाल लगभग 14
महीनों से भी कम अवधि का रहा, लेकिन इस संक्षिप्त अवधि में उन्होंने सदन की कार्रवाई पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार कार्य किया उससे ये सिद्ध हो गया कि वो सहज रूप से एक योग्य और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी और 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे बलिराम भगत का जन्म 7 अक्टूबर 1922 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान बलिराम भगत ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वर्ष 1956 में बलिराम भगत वित्त मंत्रालय में उपमंत्री बनाए गए। वर्ष 1963 से 1967 तक वो राज्य मंत्री भी बने। उन्हें योजना मंत्रालय का भार सौंपा गया। वर्ष 1967 में बलिराम भगत भारतीय रक्षा मंत्रालय में भी रहे। इसी वर्ष वो विदेश राज्य मंत्री भी बनाए गए। वर्ष 1969 में वे विदेशी व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कुछ समय के लिए इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्री भी बनाए गए। बलिराम भगत को 5 जनवरी 1976 को 5वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। वो आपातकाल का दौर था। वर्ष 1980 के आम चुनावों में जीतने के बाद वो 7वीं लोकसभा के सदस्य बने। उन्हें 8वीं लोकसभा के चुनावों में भी विजय प्राप्त हुई। वर्ष 1985 से 1986 में बलिराम भगत विदेश मंत्री भी बनाए गए। लगभग 4 महीने के लिए बलिराम भगत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए। 1993 से 1998 तक वो राजस्थान के राज्यपाल रहे। बलिराम भगत का निधन 79 वर्ष की आयु में 2 जनवरी 2011 को नई दिल्ली में हुआ। देश की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराने के लिए मोदी सरकार और भारतीय रेलवे लगातार प्रयासरत है। लोगों को सुविधा मुहैया कराने की दिशा में श्री माता वैष्णो देवी और अयोध्या के लिए भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 6 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, अमृतसर दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलोर कैंट, मैंगलोर मडगांव, जालना मुंबई और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के लिए वंदे भारत शामिल है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु और काशी की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। 15 दिनों तक चला ये कार्यक्रम उत्तर दक्षिण की संस्कृति का सेतु बना। काशी तमिल संगमम, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाया गया। पहली बार इस कार्यक्रम में लोगों से संवाद करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही इस अवसर पर कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम की कुछ मनमोहक झलकियां आपके लिए। काशी तमिल संगमम, एक ऐसा भव्य और दिव्य समारोह जिसने मोहा सबका मन। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की भूमि बनारस पर इस उत्सव का खूब चढ़ा रंग। समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत की दिखी यहाँ पर झलक। उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों के इतिहास को पुनर्जीवित करने वाला ये था विराट मंच।
मंत्रों की गूंज, हर दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और दक्षिण और उत्तर के कलाकारों के नृत्य और गायन ने यहाँ ऐसा समा बांधा कि पांव के साथ हृदय भी थिरक रहे थे अनवरत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस संगमम ने गंगा की अविरल धारा संग छेड़ा एकता का राग। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के अवसर पर काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने तमिल ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवादित पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस संगमम में पहली बार AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग भाषा के अनुवाद में किया गया। हजारों प्रतिनिधि जब काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से गाते गुनगुनाते शामिल होने आ रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। और जब उन्होंने काशी की धरा पर रखे अपने पांव तो काशी वासियों ने किसी अतिथि की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह उनका किया भव्य स्वागत। तमिलनाडु के लोगों ने भी काशी वासियों को गले से लगाया और महादेव की इस नगरी की दिव्यता में खो गए। 15 दिनों की इस अवधि के दौरान तमिलनाडु से आए हजारों प्रतिनिधियों ने काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की। We are very much blessed to be here. I thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for providing us this opportunity. Not only Kashi Vishwanath, Varanasi has its own culture and heritage. The Ashoka Chakra that we saw is the dream come true day for everyone here. I again thank our Honorable Prime Minister Modi ji for this event. Thank you, Modi ji. We see many stalls. Just a few seconds ago, I was there at a stall learning the 22 scheduled languages of India. Like, it's a great experience to learn about different cultures, different traditions, know about them. यहाँ साहित्य, कला, प्राचीन ग्रंथ, अकादमिक आदान प्रदान, आधुनिक नवाचार, एड्यूटेक, सेमिनार और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के रंग में काशी और तमिलनाडु के वासी रंगे दिखे। यहाँ एक ओर तो साझा ज्ञान की गूंज थी तो दूसरी ओर कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकारों की कला ने सबको आकर्षित किया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के स्टॉल इस संगमम के मुख्य आकर्षणों में शामिल रहे। संगमम की भव्यता के साक्षी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी बने। समय समय पर वो इसमें शामिल हुए और यहाँ की ऊर्जा और उत्साह के सरोवर में उन्होंने भी डुबकी लगाई। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण के व्यंजनों के स्वाद के जादू से कोई नहीं बच पाया। लोगों ने इन जायकों का खूब लुत्फ उठाया। भावनात्मक और रचनात्मक रिश्तों की डोर से बंधे इस संगमम की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। लेकिन संस्कृतियों और विविधताओं के उत्सव की यात्रा तो चलती रहेगी युगों युगों तक। हर हर महादेव। इस बीच गुजरात ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ वर्ष 2024 का स्वागत किया है। 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि वो अपार लाभों के कारण सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 108 की संख्या हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व रखती है। सूर्य नमस्कार के स्थानों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां अनेक लोग इसमें सम्मिलित हुए। ये वास्तव में योग और अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सच्चा प्रमाण है। मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसके बहुत अधिक लाभ हैं।
आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर समेत प्रदेश के 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार की झलक के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।